गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आजकल वो है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। और अब तक हमने 3 एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए हैं। एक तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन जो कि आने वाले सबसे पहली यूरोपीय शक्ति थी। दूसरा डचों का आगमन भारत में। और तीसरा जो है हमने अंग्रेज़ों का भारत में आगमन के बारे में पढ़ा है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो देखिए, भारत में जो जिस यूरोपीय शक्ति का अंत में आगमन हुआ वो थे फ्रांसीसी। देखिए, थोड़ा सा हमें यूरोप के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये शक्तियाँ यूरोप से भारत में क्यों आ रही थी, व्यापार भारत में आकर क्यों कर रही थी। यूरोप में एक विचारधारा का जन्म हुआ था 15वीं से 18वीं सदी के बीच में, और उसको कहा जाता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत ये एक बात प्रचलित हो गई थी कि अगर किसी देश को उन्नति करनी है, शक्तिशाली बनना है और समृद्धशाली बनना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उपनिवेश स्थापित करे। अपने उपनिवेश स्थापित करने से क्या होगा कि वो जो देश है, जिस देश में वो उपनिवेश स्थापित करेगा उस देश को वो एक आर्थिक मंडी के रूप में इस्तेमाल करेगा, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उसे इस्तेमाल करेगा, और जो निर्मित माल है वो निर्मित माल को बेचने के लिए मंडी के रूप में उसका प्रयोग करेगा। तो अधिक से अधिक उपनिवेश बनाने की जो एक प्रक्रिया थी वो 15वीं से 18वीं सदी के बीच में यूरोप में बहुत तेज़ी से चल रही थी। और बहुत से यूरोपीय देश विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी और अमरीकी देशों में अपने उपनिवेश बना रहे थे। जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लैंड ने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया था। इंग्लैंड ने अमेरिका की 13 बस्तियों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो देखिए, पुर्तगालियों ने ऐसे किया, डचों ने भी ऐसे किया भारत में। अंग्रेज़ों का भी यही मकसद था। ये वाणिज्यवाद की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई थी, और अंत में जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई वो थे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों का भी यही मकसद था। फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम था लुईस 14, जो कहा करता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। उसके शासनकाल में एक मंत्री था, उसका वित्त मंत्री, जिसका नाम था कॉलबर्ट। कॉलबर्ट जो है वो वाणिज्यवाद का बहुत बड़ा समर्थक था। यहाँ तक कि वाणिज्यवाद को कॉलबर्टवाद के नाम से भी जाना जाता था। तो उसने 1664 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी एस्टैब्लिश की। कॉलबर्ट के प्रयासों से ही वो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, या जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल का नाम इसको दिया गया, और जनरली इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये जो कंपनी थी ये फ्रांसीसी सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। यहाँ तक कि इसका वित्तीय पोषण भी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा दिया जाता था। इसलिए हम इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कह सकते हैं। इट वॉज अ गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है। 1667 ईस्वी में इस कंपनी का अभियान दल फ्रांसीसी कैरोन या फ्रांसिस कैरोन या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में भारत में पहुंचा। ठीक है। यानी फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभियान दल था वो 1667 ईस्वी में भारत में पहुंचा, और इस दल ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। सूरत में फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित हुई।
अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी उन्होंने 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। यानी 1667 में तो फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, की अध्यक्षता में, इस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अभियान दल भारत में पहुंचा। 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने वलीकोंडपुरम का एक मुस्लिम सूबेदार होता था जिसका नाम था शेर खान लोदी। शेर खान लोदी से उसने फ्रांसिस मार्टिन एक और मतलब फ्रांसीसी व्यापारी था, उसने मद्रास के पास एक छोटा सा गांव प्राप्त कर लिया। ठीक है, किससे? शेर खान लोदी से। और इस गांव को फ्रांसीसियों ने 1674 में पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया। आज जो पौंडीचेरी है ना, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको फ्रांसीसियों ने ही डेवलप किया था। और ये पूरी तरह से किलेबंद था। इसको फोर्ट लुई कहा जाता था उस समय। संभवतः शासक हुए लुई 13, 14, 15, 16, तो फोर्ट लुई के नाम से इसको संबोधित किया गया। अच्छा, फिर 1701 में पूर्वी फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर कोई पूछे कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फ्रांसिस मार्टिन था। 1693 ईस्वी में फ्रांसीसी और डचों के बीच में संघर्ष हुआ और कहते हैं कि संघर्ष में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को जीत लिया और अगले 5 वर्षों तक पौंडीचेरी पर डचों का अधिकार रहा। लेकिन 1697 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे रिजविक की संधि कहा जाता है। इस संधि के माध्यम से पौंडीचेरी को वापस जो है फ्रांस को लौटा दिया, यानी फ्रांस के कब्जे में मतलब पौंडीचेरी अब आ गया फिर से। बंगाल का एक नवाब था शाइस्ता खान। उसने 1674 में फ्रांसीसियों को बंगाल में एक स्थान प्रदान किया, जहाँ पर 1690 से लेकर 92 के बीच में चंद्रनगर नामक नगर की स्थापना करके फ्रांसीसियों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। जहाँ पौंडीचेरी एक महत्वपूर्ण केंद्र था फ्रांसीसियों के लिए, चंद्रनगर भी उतना ही महत्वपूर्ण केंद्र था। पौंडीचेरी तो देखो दक्षिण भारत में हो गया, चंद्रनगर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो कि बंगाल में था। 1706 में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर जो फ्रांसीसी गतिविधियां थी वो लगभग निष्क्रिय सी हो गई। उन्होंने सूरत में, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी और उसके बाद फिर 1720 में कंपनी ने लेनो को अपना गवर्नर बना दिया। ये समय समय पर गवर्नर आया करते थे, जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर क्लाइव का आपने नाम सुना होगा, वारन हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा। तो इस तरह से 1720 में लीनो को उन्होंने अपना गवर्नर बनाया। लीनो ने भारत में आकर जो फ्रांसीसियों की बंद फैक्ट्रियां थी उनको पुनः आरंभ करवाया और कंपनी की स्थिति को मजबूत करने का उसने प्रयास किया। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे, 1739 में कराईकल पर अपना अधिकार करके वहाँ पे व्यापारिक कोठियाँ खोलनी आरंभ कर दी और 1742 से पहले फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य था भारत में वो व्यापारिक लाभ कमाना था केवल। they only wanted to trade with India. Their main objective was to trade. लेकिन 1742 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। एक
फ्रेंच गवर्नर आया भारत में जिसका नाम था डुप्ले। इसकी स्पेलिंग तो DUPLEIX है, डुप्लेक्स बोलते हैं, मतलब बोला तो जाता है डुप्ले, EIX साइलेंट है, ठीक है। डुप्ले भारत में आया और उसने राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। यानी 1742 के बाद फ्रांसीसियों के लिए केवल भारत के साथ व्यापार करना ही लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि अब वो राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहते थे। अब फ्रांसीसियों ने डुप्ले के नेतृत्व में साम्राज्यवाद को अपना ध्येय या अपना लक्ष्य समझ लिया या मान लिया। आगे चलकर हम आगे बढ़ेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध का ये कारण बना, फ्रांसीसियों की साम्राज्यवादी नीति। बेसिकली ऑल यूरोपियन कंपनीज वर ट्रेडिंग कंपनीज, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके और राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया, फ्रांसीसियों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन आप ये देखो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के हित जो थे वो सबसे ज़्यादा टकराते थे, खासकर दक्षिण भारत को लेकर। दक्षिण भारत को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में निरंतर संघर्ष चला, बहुत लंबा संघर्ष चला, दीर्घकालिक संघर्ष। एंड दैट रिजल्टेड इनटू द 3 कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटक के 3 युद्धों के नाम से इस संघर्ष को जाना जाता है। द इंग्लिश एंड फ्रेंच, they were not only at rivalry with each other in India, but they were also in rivalry with each other in Europe. यूरोप में भी उनके बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, ठीक है, उनके बीच में युद्ध चलते रहते थे। ऐसे ही भारत में भी दक्षिण भारत को लेकर, विभिन्न क्षेत्रों को लेकर उनके बीच में उनके जब व्यापारिक हित टकराते थे तो उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता था। वो क्या करते थे, देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी, मान लो कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक का पहले नवाबी प्रथा थी, जैसे बंगाल का नवाब, कर्नाटक का नवाब। तो कर्नाटक के नवाब के दरबार में जाकर फ्रांसीसी किसी एक राजकुमार के साथ हो जाते थे, अंग्रेज किसी दूसरे राजकुमार के साथ हो जाते थे, और उत्तराधिकार के संघर्ष में फिर वो राजनीति में हस्तक्षेप किया करते थे। यानी नवाबों का जो दरबार था वो गुटों में तब्दील हो गया था, गुट बन गए थे कि ये फ्रांसीसी गुट है, ये अंग्रेजी गुट है, और इनके बीच में फिर संघर्ष हुआ करता था उत्तराधिकार को लेकर। उस संघर्ष में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों जो है प्रयास करते थे कि उनका जो दावेदार राजकुमार है, जैसे एक राजा के कई पुत्र हैं, अंग्रेज किसी के साथ हो गए, फ्रांसीसी दूसरे के साथ हो गए, और फिर वो षड्यंत्र किया करते थे और दोनों की चेष्टा रहती थी कि वो विजयी रहे। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के 3 युद्ध केवल भारत में अंग्रेज और फ्रांस की परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि यूरोप में जब इनके बीच में युद्ध शुरू होता था तो भारत में भी युद्ध शुरू हो जाता था, और अगर भारत में किसी वजह से शुरू होता था तो यूरोप में भी ये लड़ना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से ये भारत में 4 यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मैंने आपको बताया पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में। तो ये पहला टॉपिक आप तैयार कर लेना। एक मैं मटेरियल आपको भेजूंगा क्योंकि ये किताब में नहीं दे रखा, तो मैं आपको एक PDF मटेरियल भेजूंगा, उससे आप इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।